एपिसोड 3। मैंने अपना लेफ्ट हैंड ऊपर किया और सारी उंगलियों को मोड़ते हुए छोटी उंगली को ऊपर उठाया। मेरे इस इशारे ने मेरा काम बना दिया और वो अपने दोनों हाथों से मुंह ढककर हंसने लगी। मैं वहाँ से भागकर वॉशरूम के पास गया। वहाँ वॉशरूम के दरवाजे पर लिखा था ओनली फॉर स्टाफ। अरे आज कॉलेज का पहला दिन ही तो है, मुझे यहाँ कौन जानता है। मैं तो बस यूँ जाऊँगा और यूँ वापस आ जाऊँगा। यह कहकर मैं बिजली की फुर्ती से अंदर घुस गया और वीरान धारा को प्रवाहित करके मैं सुकून पाया। जैसे ही मैं बाहर निकलने को हुआ तो मुझे कोई आवाज़ सुनाई दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई अंदर आने वाला है। मेरी सरसराती नज़र से देखने की कोशिश की तो मेरे मुंह से ये निकल पड़ा, अरे ये तो विवेक पांडे सर हैं, जिन्होंने आज क्लास में सभी स्टूडेंट का इंट्रोडक्शन कराया था। जब मैंने खुद को हिंदी में इंट्रोड्यूस किया तो चिढ़ गए थे, तो बरसते हुए बोले थे अब हिंदी का साथ अगले 4 साल तक छोड़ दो, क्योंकि यहाँ सारी पढ़ाई अंग्रेज़ी में ही करनी है। यहाँ तक कि किसी से बात भी अंग्रेज़ी में करनी है, क्योंकि उनको मेरा नाम याद हो ना हो मेरा चेहरा नहीं भूले होंगे अभी तक। ओहो, अब मैं क्या करूँ। यह तो वह बात हो गई कि आ बैल मुझे मार। मैंने देखा कि वॉशरूम अंदर से 2 हिस्सों में किया गया था और बाजू में दरवाज़ा दिया हुआ था और वो शौच करने के लिए अलग से बनाया हुआ था। मरता क्या करता, मैं वहाँ से भागता हुआ अंदर चला गया और कुंडी लगा दी। मेरे कुंडी लगाते ही वो अंदर आ गए। मैं कुछ देर तक चुपचाप वहीं खड़ा रहा। मेरे लिए अब वहाँ की बदबू झेलना हद से बाहर हो चला था, लेकिन मरता क्या करता, मुझे हालात से समझौता करना ही पड़ा। मुझे लगता है मुझे यहाँ से अब चलना चाहिए, लेकिन मैंने सर की जाने की आड़ तो सुनी ही नहीं। अरे वो भला अभी तक यहाँ अंदर क्या करेंगे, चलो देखते हैं। मैंने ये कहकर चिटकनी खोली थी कि जैसे ही देखा कि सामने विवेक पांडे सर, जो दूसरी तरफ देख रहे थे। मैंने झट से दरवाज़ा बंद किया और चिटकनी लगा दी। ओहो, बाल बाल बच गया आज तो। ये बुढ़ा तो अभी तक यहीं खड़ा है। कहीं इसे पता तो नहीं चल गया कि मैं अंदर हूँ। कहीं मुझे सज़ा देने के लिए बाहर वेट कर रहा हो। अरे दादा, अब क्या होगा। मेरे दिमाग में कई तरह की अटकलें चल रही थी। तभी दरवाजे पर नॉक करते हुए बोले, ओ हेलो, ये क्या मजाक चल रहा है। बार बार दरवाज़ा खोलकर बंद कर रहे हो, दूसरों को भी तो मौका दो। अरे ये तो विवेक पांडे सर की आवाज़ है। अब तो बेटा सुनील गया तू। तुझे ज़रूर सर ने दरवाज़ा खोलते हुए देख लिया। अब तो मैं पूरी तरह से फंस गया था। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। तभी मैंने अपने इष्ट देव भैरू बाबा को याद किया। मैं उसी अवस्था में शांत बैठा रहा। मेरी सांसें तेज़ होने लगी थी। इस वक्त का डर किसी हॉरर सीन से घातक और डरावना था। हालात ऐसे थे कि ना चाहते हुए भी उस प्राणघातक जगह पर और समय व्यतीत करने को मजबूर था। ओहो, बड़ा ही जालिम किस्म का इंसान है। ऐसा भला कौन मजाक करता है। ये कहते हुए विवेक पांडे सर बाहर चले गए। मैं भी सावधानी से दरवाज़ा खोला और निरीक्षण करते हुए बाहर चला गया। बाहर कोई भी मौजूद नहीं था। मैंने राहत की सांस ली। मैंने घड़ी देखा तो चौंक गया। मुझे यहाँ 20 मिनट से ज़्यादा हो गया था अंदर। मुझे अब लाइब्रेरी की तरफ जाना होगा जल्दी से। मैं जैसे ही लाइब्रेरी के पास पहुंचता हूं तो ये देखकर चौंक जाता हूं कि वो भूरे बालों वाली लड़की नहीं दिख रही थी, जिससे मैं अनुमति लेकर गया था। मैंने ध्यान से देखा तो एक लड़की आगे खड़ी थी और वो लड़की वही थी जो उस समय दुबली पतली दिख रही थी और मेरे पीछे लाइन में लगी हुई थी। मैं जल्दी से दौड़ कर गया और उस लाइन में लगते हुए उसके आगे घुसा। यह क्या तरीका है लाइन में घुसने का। तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें लाइन में पीछे से लगना चाहिए। इससे पहले कि मैं ज़बान खोलता कि उससे पीछे खड़ा लड़का उसका पक्ष लेते हुए बोला, भाई यहाँ सब जितने भी खड़े हैं ना, उन सबको जल्दी है। बेहतर होगा कि लाइन में लग जाओ। उसकी बात सुनते ही मैं मुड़ा और उस पतली सी लड़की से बोला, अरे तुम मुझे नहीं पहचानती क्या।
मैं अभी तो थोड़ी देर पहले। मेरी बात बीच में ही काटते हुए वो लड़की बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, पहचानती हो ना, तुम मेरे बुआ के लड़के जो ठहरे। उसकी यह बात सुनते ही वहाँ जितने भी आसपास लड़के थे वो सब के सब दांत फाड़ कर हंसने लगे। मेरी इस तरह की इंसल्ट आज तक किसी ने नहीं की थी। इस चैंचड़े जैसी लड़की के हाथों हुई इंसल्ट। मैं अपने दांत पीसते हुए उस लाइन के आखिरी में जाके खड़ा हुआ। साली अपने आप को समझती क्या है, भिंडी जैसी नाक, खीरे के बीज जैसे दांत, भौंडी सी शक्ल लेकर खुद को समझती क्या है। मैं मारे गुस्से के जल रहा था। अब मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था सिवाय अपनी बारी का इंतज़ार करने के लिए। तभी मैंने देखा कि वो दुबली पतली लड़की अपने हाथों में 6-6 किताबें लेकर अपनी बांस सी डंडियों जैसे हाथों में थामे मेरी तरफ आ रही थी। शायद वो अब अपने घर जा रही थी। जब वो थोड़ी और मेरे करीब आई तो मैंने देखा कि उन भारी किताबों का भार उसकी नाजुक कमर पर पड़ रहा था, लेकिन वो बल खाकर चलना नहीं छोड़ रही थी। ये देखकर मेरी अचानक हंसी निकल गई। मुझे हंसता देखकर वो इस बार भी समझ गई कि मुझे देखकर हंस रहा है। इस बार वो मेरे करीब आई और बोली, कैसा लग रहा है, आया मज़ा? उस टाइम भी मुझे देखकर हंसे थे ना, अब लगे रहो लाइन में। ये कहते हुए उसने अपनी भिंडी जैसी नाक को टेढ़ी की और जबान को निकालते हुए मुंह को पिचका दिया और अपनी कमर को बल खाते हुए आगे निकल गई। ओहो, इस बंदरिया ने जानबूझकर मेरे साथ ऐसा किया। वो उस वक्त का बदला ले रही थी, तभी मुझे पहचानने से मना कर दिया। उस वक्त मेरा मन हो रहा था कि उस बंदरिया के हाथों में से सारी किताबें लेकर भाग जाऊं, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि मैं पहले दिन ही ऐसी हरकत करूं और सबकी नज़रों में आ जाऊं। मैं मन मार कर उसी लाइन में खड़ा रह गया। ओ हेलो मिस्टर, पगला गए हो क्या? कभी इतनी सुंदर लड़की देखी नहीं। सुबह तक यूं ही देखने का इरादा है क्या? इस आवाज़ ने मेरी तंद्रा तोड़ दी और मैं अपने कॉलेज वाले सपने से वापस लौट आया। मैंने देखा कि मेरी सीट पर वो लड़की बैठी हुई है और अपने हाथ से 2 बार चुटकी बजाते हुए बोली थी। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, बात यह है कि आप मेरी सीट पर बैठी हुई हैं। यह बात सुनकर वो इस बार झेंप गई। ओहो, ऐसा है क्या? यह 8 नंबर सीट नहीं है क्या? नहीं, 8 नंबर सीट आपके पास वाली है जो इस वक्त खाली है। अरे तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, खाली है तो तुम बैठ जाओ ना उस पर। लेकिन मैंने विंडो सीट देखकर ही बुकिंग की थी। मेरी यह बात सुनते ही वो हंसती हुई बोली, अब रात के वक्त में कौन सा बाहर का व्यू देखेंगे जनाब। इस बार उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैं हल्का सा मुस्कुराते हुए बोला, दरअसल वो सीट मेरी ही है, वहाँ पर कोई नहीं बैठ सकता, लेकिन तुम सुबह तक निश्चिंत होकर पसर जाओ और मुझे डिस्टर्ब ना करो। वो मेरी बातों को बीच में ही काटते हुए बोली, उसकी इस अकड़ को तो दाद देनी होगी। मेरी ही सीट लेकर मुझी पर ही रौब झाड़ रही है, जैसे कि उसने ही मेरे पर एहसान किया हो। मैं उसके बाजू वाली सीट पर बैठ गया था। घड़ी में देखा तो रात के 11:15 का वक्त हो गया था। मैं अपने बैग में से ईयरकोड निकालने के लिए जैसे ही खड़ा हुआ था कि तभी मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। चारों ओर अंधेरा होने के कारण कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं हड़बड़ाकर अपनी सीट पर बैठ गया। मुझे अपनी सीट पहले के मुकाबले काफ़ी गिद्देदार लग रही थी। बड़ा ही अलग तरह का सुकून मिल रहा था, जिसका एहसास मैं शब्दों के माध्यम से बयां नहीं कर सकता। तभी पीछे से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आई। उसने सारा मज़ा किरकिरा कर दिया। व्हाट द हेल, बिहेव योरसेल्फ मिस्टर। ये आवाज़ मेरे कानों के पीछे से आई। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, बस की लाइट जल चुकी थी। बस के सारे यात्री मुझे ऐसे निहार रहे थे जैसे कि उन्होंने कोई चोर को पकड़ लिया। तभी पीछे से किसी ने मुझे धक्का देते हुए बोला, अरे हद है, ऐसे कौन करता है। मैं जैसे ही पीछे घूमकर देखा तो मैं चौंक गया। मैं उस लड़की की गोद में बैठ चुका था अंधेरे होने की वजह से, जिसकी वजह से वो लड़की गुस्सा हो गई थी और अपना पूरा राशन पानी लेकर मुझ पे चढ़ गई थी। इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, मैंने माहौल को शांत करने की कोशिश की। ओहो, आई एम सॉरी। एक्चुअली बस में अचानक अंधेरा होने की वजह से मैं यहाँ पर बैठ गया था। आई एम वेरी सॉरी। मेरी यह बात सुनते ही सभी खिलखिलाकर हंसने लगे।
उनकी हंसी की वजह से मुझे कहीं ना कहीं ये सुकून मिला था कि उस लड़की के समझ में आ गया होगा कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन मेरा ऐसा सोचना बिल्कुल ही निराधार साबित हुआ कि मैंने देखा कि वो लड़की अभी भी मेरी ओर गुस्से से देखे जा रही है। उसने अपने गुस्से से दोनों आंखों को चढ़ा लिया था और अपने नाक से हवा निकालते हुए तेज तेज सांसें ले रही थी। तुम्हें सीट में और लड़की की गोद में फ़र्क नज़र नहीं आता? नहीं, सच में अलग तो लगा था, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि मैं आगे की कहानी जानने के लिए जुड़े रहे हमारे YouTube चैनल पर। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब ही हमारी हिम्मत बढ़ाएगा और हम रोज़ ऐसी नई नई कहानियाँ आप तक पहुँचाते रहेंगे। अगला भाग जल्द ही आप तक पहुँच जाएगा।